फिर से। और लास्ट वाले क्वेश्चन पे हमने आपको छोड़ा था, 16 नंबर का क्वेश्चन था, द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके सामने थे ए बी सी डी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो आपका बी ऑप्शन में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन ए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन सी, और डी में नन ऑफ दीज। तो 16 में द्रव की गैसीय अवस्था में अगर बात की है तो गैस के अणु सबसे अधिक तेजी से गति करते हैं, और जो भी पार्टिकल्स गति करते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा। आइए अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है ठोस में अंतरा आणविक अवकाश, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है, सही है क्या। बी में देखें, द्रव में ठोसों की अपेक्षा अंतराकाणिक अवकाश कम होता है। गैसों में अंतराकाणिक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठोसों में अंतराणविक अवकाश द्रव व गैसों की तुलना में सबसे कम होता है। तो इसमें जो 17 का ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही है, आपका डी सही है कि ठोसों में अंतराणविक अवकाश द्रव एवं गैसों की तुलना में सबसे कम होता है। कोशिश किया करिए कि इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया करिए, रोक दिया करिए, जैसे ही मेरे आंसर बताने से पहले थोड़ा सा उसे अपने आप पढ़ा करिए और फिर उसका आंसर दिया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, ठीक है, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। कंपेयर करना है इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से कम, इसी पदार्थ के ठोस के अणुओं से कम, इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक, या इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, ठीक है, इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं की, क्योंकि गैस की है, गैस की गतिज ऊर्जा वैसे ही सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी वैसे ही सबसे ज़्यादा होती है। तो सही जो ऑप्शन है इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक होगी, सही आंसर है आपका। 19 पर आए, द्रव को गर्म करने पर उसके कण पास पास आ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, या रहते ही नहीं हैं। तो सिंपल है, जब आपने देखा होगा दूध जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर देखते हो कि दूध उफन के बाहर आ जाता है, या पानी अगर आप बॉयल कर रहे हो तो बॉयलिंग करते समय उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो द्रव को गर्म करने पर उसके कणों के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाती है, या इसमें 19 का जो सही ऑप्शन है आप बी कर सकते हैं कि इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। वैसे तो आप किसी भी द्रव्य की बात करें तो हर एक की, चाहे ठोस हो चाहे द्रव, यानी कि आप सॉलिड लें, चाहे लिक्विड चाहे गैस, सभी को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आइए, 20, किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर, अगर किसी ठोस को गलनांक पर गर्म कर रहे हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन में आप लोग गलती जरूर करेंगे, तो पहले अपनी तरफ से ऑप्शन सोच लीजिए दिमाग में, मैं तब तक इसके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान घटता बढ़ता रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ कि तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर। ऐसा क्यों होता है उसका भी ऑप्शन समझ लीजिए। जब भी हम किसी वस्तु की स्टेट चेंज करने के लिए उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वो टेम्परेचर उसकी अवस्था को परिवर्तन करने में जा रहा है, और इस समय जो दी गई ऊष्मा है या जो दी गई हीट है उसको गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ रखा होगा Q=M×L। तो यहाँ पर लेटेंट हीट की बात हो रही है, तो लेटेंट हीट का मतलब ये है कि अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो दी गई ऊष्मा है वो खर्च होगी, उस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका एक बार फिर से बता दूं, तापमान में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। तो हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, और क्रांतिक ताप आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका क्वथनांक, जिस पर पानी आपका क्या होने लगता है, बॉइल्ड होने लगता है, वही आपका क्वथनांक का सही आंसर होगा। हेमांक पर जमता है, गलनांक पर मेल्ट होता है, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर किसी भी गैस को जब तक इस टेम्परेचर से नीचे नहीं लाएंगे तब तक आप उसे प्रेस करके लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है। आगे क्लासों में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका क्वथनांक है, सही आंसर इस पर लगाइएगा। 22 देखते हैं, किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं।
टेम्परेचर नहीं दे रहे आप, आपने एक प्याली में थोड़ा पानी ला के रख दिया, घर के अंदर रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, थोड़ी देर बाद देखते हैं, एक दिन बाद या 5-6 घंटे बाद देखते हैं उसकी उस प्याली में से पानी क्या होता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, आपने उसे कोई टेम्परेचर दिया नहीं दिया, तो बिना टेम्परेचर दिए की बात कर रहा है ये, बिना टेम्परेचर दिए ताप की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अणुओं को जो धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। वाष्प बन के पानी जो है वो धीरे धीरे आपका उड़ता है, तो ये जो है आपका वाष्पन सही ऑप्शन होगा। देखा होगा कपड़े अगर कमरे में भी आप डाल दीजिए, कोई रुमाल रख दीजिए, तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। ठीक है, तो उसका पानी कहाँ चला गया, धूप में आपने उसको रखा नहीं, तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी वाष्पन कहलाती है। 23 पे आते हैं जमने की प्रक्रिया में। फ्रीजिंग में अंतराणविक अवकाश अपरिवर्तित रहता है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, अंतराणविक अवकाश कम हो जाता है, या अंतराणविक अवकाश शून्य हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप जल को जमा रहे हैं तो उनके अंतराणविक अवकाश आपका कम हो जाता है, तो उसमें सही ऑप्शन आपका सी। 24 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उदरपातन सब्लिमेशन बोलते हैं, और जो पदार्थ सब्लिमेशन की प्रक्रिया दिखाते हैं उसको उदर सब्लिमेटर या उदरपातज पदार्थ बोला जाता है। उदरपातन को समझ लेते हैं। उदरपातन में क्या है कि अगर जैसे आपका वैक्स है, मोम है, ठीक है, मोम को अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो पहले मेल्ट होगा, ठीक है, द्रव स्टेट में आएगा, और द्रव स्टेट में आने के बाद में वो गैस स्टेट में यानी उड़ेगा, ठीक है, भाप बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव स्टेट में आई ही सीधे सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है ये आपकी सब्लिमेशन कहलाती है, और इसमें मोम नहीं आता, ठीक है, कपूर, ठीक है, आप जैसे जानते हैं कपूर है, और NH4Cl नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं, वो ये आप वे पदार्थ हैं जिनको उदरपातन या सब्लिमेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आप लगाएंगे नौसादर। तो इस तरह से ये हमारी 9th क्लास का, ठीक है, पहला चैप्टर मान लीजिए C1 का सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वाले सेकंड चैप्टर के साथ में फिर आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करने की, फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।